फिल्म प्रदर्शन अक्सर एक आड़ की तरह काम करते हैं, जहां सेलिब्रिटीज अपने असली स्वभाव को उन किरदारों के पीछे छुपा लेते हैं जिन्हें वे निभाते हैं। लेकिन जब सेट बड़ी ब्लॉकबस्टर से इंटरव्यू रूम में बदलता है तो एक बदलाव दिखता है जो इंटरव्यू लेने वालों और फैंस को असहज कर देता है। नंबर 10। जोआक्विन फिनिक्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। वे अपने निभाए गए किरदारों में पूरी तरह डूब जाने के लिए जाने जाते हैं। किशोरावस्था में जोआक्विन और उनके बड़े भाई रिवर ने विज्ञापनों में काम किया और 1982 में 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स से अभिनय शुरू किया। उनकी टीवी उपस्थिति हिल स्ट्रीट ब्लूज और मर्डर शी रोड तक रही। 1986 में उन्हें मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में कास्ट किया गया और उसी साल स्पेस कैंप फिल्म से डेब्यू किया। जोआक्विन के लंबे फिल्मी करियर में पेरेंटहुड भी शामिल रही। कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर वो 1995 में टू डाई फॉर से लौटे। 2000 से 2004 के बीच कई फिल्मों में उनके अभिनय की सराहना की गई और 2017 की फिल्म यू वेयर नेवर रियली देयर में उनकी भूमिका के बाद उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। जोआक्विन का सबसे सराहा गया किरदार 2019 की जोकर फिल्म में उनका जोकर का रोल था। इस हिट फिल्म ने अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर दिलाया। कई बार जोआक्विन फिनिक्स अपनी भूमिका में इतना डूब जाते थे कि हद पार कर जाते थे। 2009 में डेविड लेटरमैन के इंटरव्यू में उन्होंने सीमा पार की, जिससे दर्शक असहज हो गए और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जोआक्विन डेविड लेटरमैन के लेट शो पर आए, बेतरतीबधारी और काले चश्मे पहने थे। पिछले इंटरव्यूज के कारण फैंस को मजेदार बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन इंटरव्यू वैसा नहीं हुआ। इसके बजाय दर्शकों ने बेचैनी के साथ एक बेहद अजीब बातचीत देखी, जिसमें अभिनेता पूरी तरह से अनमने लग रहे थे और लेटरमैन के सवालों का या तो एक शब्द में जवाब दे रहे थे या कभी कभी बड़बड़ाते हुए कुछ अस्पष्ट बोल रहे थे। वह मेजबान के सामने बैठकर चुपचाप च्युइंगम चबाते रहे। जो प्रचार कार्यक्रम था वह एक अजीब पल में बदल गया, जिसने लेट नाइट इतिहास में छाप छोड़ी। संक्षिप्त जवाबों ने कई बार लेटरमैन को भी चुप कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत सहज होगी। अभिनेता को मिली तारीफें भी अधूरी लगती थी। जोआक्विन सिर्फ हल्के में धन्यवाद कह पाते थे। जब अभिनेता को कुछ बोलने या इंटरव्यू लेने वाले के वाक्य को पूरा करने का इशारा किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ठंडी भावभंगिमा के साथ खाली नजरों से देखते रहे। इंटरव्यू में जोआक्विन असहज दिखे, जिससे प्रशंसकों को लगा वो तनाव में है, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वह लेटरमैन और जनता की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। उन्होंने पहले ही शो को बता दिया था कि वह ये एक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने लेटरमैन को इस स्टंट के बारे में नहीं बताया था। फिर भी जोआक्विन ने माना कि पूरा इंटरव्यू बस बहुत ही खराब और बेहद असहज था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उन्हें इसका कितना पछतावा है और वह फिर कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। नंबर 9। अभिनेता गैरी बुसी ने घुटने की चोट के बाद थिएटर में करियर बनाना शुरू किया, जिसने उनके प्रोफेशनल खेलों में करियर बनाने के सारे प्लान्स को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। उनकी पहली फिल्म एंजल्स हार्ट में वह पुलिस वाले बने थे। 1978 में उन्होंने द बड़ी हॉली स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाई, खुद गिटार बजाया और गाया। इस भूमिका के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बाद में गैरी बुसी ने लीथल वेपन और प्रेडेटर 2 जैसी थ्रिलर फिल्मों में खतरनाक किरदार निभाने लगे। हालांकि उनकी निजी जिंदगी शानदार नहीं थी। गैरी को 2 बार जानलेवा अनुभव हुए, ओवरडोज के करीब की स्थिति और लगभग जानलेवा मोटरसाइकिल दुर्घटना। इसी दुर्घटना के कारण कैलिफोर्निया में कड़े हेलमेट कानून बने। अपने नशीली दवाओं के इस्तेमाल के लिए गैरी ने पुनर्वास कराया और सिर्फ 3 साल बाद उन्होंने प्रॉमिस कीपर्स में शामिल होकर खुद को ईसाई विश्वास के प्रति समर्पित कर दिया। उनकी शरारतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। 2008 के ऑस्कर रेड कार्पेट इवेंट में अभिनेता ने जैसे अपना नियंत्रण खो दिया था। लाइव प्री शो में रायन सीक्रेस्ट, जेनिफर गार्नर और लॉरा लीनी का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी किसी की तेज चिल्लाहट से इंटरव्यू रुक गया। भीड़ में गैरी बुसी रायन सीक्रेस्ट का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे।
वह वहां पहुंचे जहां इंटरव्यूअर और महिलाएं थीं और जोर देकर बोले कि वह सालों से सीक्रेस्ट को ढूंढ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या किया तो गैरी ने कहा कि ये वो है जो आपने नहीं किया। सीक्रेस्ट लॉरा और जेनिफर से बात कर रहे थे, तभी गैरी लौट आए। इंटरव्यूअर ने महिलाओं को इवेंट की सुरक्षा का हवाला देते हुए आश्वस्त किया। गैरी ऐसा लग रहा था जैसे सीक्रेस्ट को खींच रहे हों और एक बार फिर इंटरव्यू में बाधा डाल रहे थे। फिर लॉरा और जेनिफर ने गैरी पर ध्यान दिया जो बातचीत में शामिल हो रहे थे। उन्होंने लॉरा का अभिवादन किया इससे पहले कि सीक्रेस्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह जेनिफर गार्नर को जानते हैं। उन्होंने अपना ध्यान उनकी ओर किया और उन्हें असहज तरीके से गले लगाने के लिए बढ़े, जिससे अभिनेत्री हैरान और असहज दिखी। पता चला कि गैरी ने जेनिफर की गर्दन पर किस कर दिया, जिससे वो परेशान हुई। अभिनेत्री के जाने पर सीक्रेस्ट और गैरी ने फिर से बात की। अभिनेता ने उनसे कहा कि वह उन्हें पार्टी में मिलेंगे। आप जानते हैं, वही पार्टी। शाम को गैरी ने एक बाल रिपोर्टर को डरा दिया जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। फुटेज में दिखा कि रिपोर्टर ने अभिनेता से पूछा कि वह कानूनी मुसीबतों में फंस रहे युवा सेलिब्रिटीज को क्या सलाह देंगे। गैरी का अंदाज डराने वाला हो गया और बेरहमी से बोले कि उसे जोर से बोलना होगा क्योंकि वे उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। उसने कई बार वही सवाल दोहराया, जिससे अभिनेता ने रूखे जवाब दिए, जैसे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। जब युवा रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो ब्रिटनी स्पियर्स और लिंडसे लोहान जैसी युवा हस्तियों के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया और जोर देकर कहा कि वे हस्तियां नहीं हैं, बल्कि उन्हें निकम्मे और बेवकूफ कहा। उन्होंने पेरिस हिल्टन के बारे में भी कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिनमें उन चैरिटीज का जिक्र था जिनसे वह बात कर चुकी थी, और यहां तक कि उन्हें एक पैथोलॉजिकल झूठा भी कह दिया। अभिनेता ने रेड कारपेट पर जेनिफर गार्नर के साथ असहज बातचीत और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन यह घटना उनके बर्बर रवैये से पहले ही दागदार हो चुकी थी। नंबर 8। दिवंगत बर्ट रेनॉल्ड्स को एक प्रतिभाशाली अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म अभिनेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिनकी सहज शख्सियत और खुद पर हंसने की आदत ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बड़ा सितारा बना दिया था। उनका ऑन स्क्रीन करियर 1958 में शुरू हुआ, जब उन्होंने फ्लाइट, शर्ट्स प्लेहाउस और पोनी एक्सप्रेस जैसे कई टीवी शोज में अभिनय किया। उन्हें डैरन मैकगेविन के साथ रिवर बोट में कास्ट किया गया था। 1961 में वे ब्रॉडवे पर लुक हुज कम्स टू टाउन में दिखे। फिर रूट 66, द ट्वाइलाइट जोन और पेरी मेसन जैसे शोज में गेस्ट रोल्स करते हुए लंबा करियर जारी रखा। बर्ट को पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें गनस्मोक सीरीज में आधे कोमांचे लोहार क्लिंट एस्पर के रूप में कास्ट किया गया। इस अभिनेता ने शेमस, द मैन हु लव्ड कैट डांसिंग, व्हाइट लाइटनिंग, द लॉन्गेस्ट यार्ड और स्मोकी एंड द बैंडिट जैसी कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वह अपने स्टंट खुद करते थे। एक में उनका जबड़ा भी टूट गया था। बर्ट टीवी पर तब तक दिखते रहे जब तक 80 के दशक के मध्य में उनकी फिल्में हिट नहीं रहीं। आखिरकार वह टीवी पर लौटे और डिटेक्टिव सीरीज BL स्ट्राइकर में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने इवनिंग शेड में अपने अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड जीता और उन्हें क्वेंटिन टैरेंटिनो की वंस अपॉन अ टाइम्स इन हॉलीवुड में भी कास्ट किया गया था, लेकिन अपने सीन शूट होने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी भूमिका एक बॉक्सिंग फिल्म शैडो फाइटर में एक छोटी सी भूमिका थी। 1994 में बर्ट रेनॉल्ड्स द टुनाइट शो में आए और निकलोडियन के होस्ट मार्क समर्स के साथ एक ही सोफे पर बैठे। हालांकि जे लेनो के साथ इंटरव्यू बिल्कुल भी आसान नहीं था और बर्ट की आमतौर पर हास्यपूर्ण शख्सियत के बिल्कुल विपरीत था। उस एपिसोड में इतना तनाव था कि अभिनेता खराब मूड में सेट पर आए और पूरा सेगमेंट अहंकार की लड़ाई और लाइव टीवी के हंगामे में बदल गया। जो शुरुआत में सिर्फ मजाक और हल्की फुल्की छेड़छाड़ थी, वो धीरे धीरे बदसूरत और असहज टीवी उपस्थिति में बदल गई, जिससे हॉलीवुड की चमकदार छवि में एक दरार नजर आई। बर्ट का खराब मूड तब दिखा जब उन्होंने साथ बैठे मेहमान पर टिप्पणी की, जो अभिनेता की ओर पीठ करके लेनो से बात कर रहे थे। बर्ट ने जाहिर किया कि उन्हें यह पसंद नहीं आया कि बातचीत के दौरान, जिसमें वह भी शामिल थे, उनकी ओर पीठ कर ली गई। मार्क समर्स ने अपना रुख बदलकर बर्ट को भी शामिल किया, लेकिन इससे अभिनेता के मूड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नीचे की ओर गिरावट की शुरुआत तब हुई जब समर्स ने बर्ट की हाल ही में हुई तलाक को लेकर उन पर तंज कसा। समर्स ने बताया कि
कि उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ बताया था, तभी वह बीच में रुक गए और बर्ट से कहा कि उनकी शादी अब भी है। बर्ट ने आर पार देखती बेचैन कर देने वाली नजर डाली। अचानक वो मग का पानी निकेलोडियन होस्ट की गोद में गिरा देता है। समर्स लेलो का मग पकड़ बदला लेने की कोशिश करते हैं, मगर बर्ट तुरंत उसे पड़ोसी की ओर लौटा देते हैं। लेनो और समर्स की घबराई हुई हंसी ने इंटरव्यू के बाकी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। बर्ट बिना किसी भाव के शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद क्रू 2 पाई लाए और दोनों सेलिब्रिटीज को दे दिए। इसके बाद जो हुआ वो असल में बेकाबू फूड फाइट के भेस में छुपी हुई लड़ाई थी। नंबर 7, सड़क जादूगर। डेविड ब्लेन अपनी सहन शक्ति के करतबों जैसे कई दिनों कांच के डिब्बे में रहना के लिए मशहूर है। उनका सेलिब्रिटी करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने जादुई प्रदर्शन की टेप ABC को भेजी। जबरदस्त प्रतिक्रिया के चलते उनका पहला स्पेशल डेविड ब्लेन स्ट्रीट मैजिक बना, जो 1997 में रेटिंग्स में हिट रहा। इसके 2 साल बाद डेविड ब्लेन द मैजिक मैन आया। उन्होंने 2000 में अपना पहला सहन शक्ति का करतब किया। इसके बाद उनका फ्रोजन इन टाइम स्टंट आया, जिसमें उन्हें 3 दिनों तक बर्फ के एक ब्लॉक पर जमे हुए छोड़ा गया। उन्होंने वर्टिगो नामक करतब में 100 फुट ऊंचे खंभे पर 35 घंटे तक खड़े रहे। 2003 में डेविड ने अबव द बिलो में 44 दिन बिना खाए थेम्स नदी के किनारे एक बॉक्स में लटके रहे। इस करतब को वैश्विक मीडिया कवरेज मिली और उनकी बाद में रिहाई देखने के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। 2006 में उनका अगला करतब ह्यूमन एक्वेरिया था, जिसमें वे एक पानी से भरे गोले में 1 हफ्ते तक डूबे रहे। उन्हें ट्यूब से हवा और खाना मिला। डेविड पानी में डूबे भारी जंजीरों से निकलने में सफल रहे, हालांकि वे सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। शुरुआत से ही साफ था कि वो सेलिब्रिटी अजीब और सनकी थे। 2001 में उनकी अजीबता तब चरम पर थी जब वे GMTV के मॉर्निंग शो में होस्ट ईमान होम्स के साथ इंटरव्यू में आए। होम्स डेविड का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी रहस्यमयी शख्सियत असहज कर रही थी। उन्होंने होस्ट के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, बस सामने खाली नजरों से देखते रहे और बस निर्विकार चेहरा बनाए रहे। सवालों के जवाब देते समय वे बहुत धीमे और दबे स्वर में बोले। होम्स ने पूछा, क्या यह व्यवहार शो का हिस्सा है? डेविड ने सिर हिलाया, जिससे दिखा कि यह उनके लिए सामान्य नहीं है। इल्यूजनिस्ट ने अप्रत्याशित रूप से हाथ उठाकर हथेली पर बना बुरी नजर का निशान दिखाया, जिससे उसका डरावना प्रदर्शन पूरा हो गया। क्रू के सदस्यों ने, जिनमें खुद भी शामिल थे, बाद में इस अजीब व्यवहार के बारे में बात की। इसे ऐसे हादसे जैसा पल बताया जिससे नजर हटी नहीं और आप समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। स्टाफ के कुछ सदस्यों ने तो यहां तक स्वीकार किया कि वे इतने घबराए हुए थे कि उनकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी, यह जानने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या होने वाला है। डेविड के अजीब व्यवहार से उसे इंटरव्यू के अंत का डर सताने लगा। नंबर 6, बिली बॉब थॉर्नटन एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अनोखे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वह अरकानसस में वर्किंग क्लास परिवार में पले बढ़े, जहां उनका पालन पोषण उनकी खुद को मानसिक शक्तियों वाली बताने वाली मां और इतिहास शिक्षक पिता ने किया। 1981 में उन्होंने अभिनय और लेखन के लिए लॉस एंजलिस गए। हालांकि हॉलीवुड में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उन्हें कुपोषण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्लिंग ब्लेड की पटकथा के लिए थॉर्नटन को एकेडमी पुरस्कार मिला। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन और अभिनय किया। उनके प्रसिद्ध अभिनय में सिंपल प्लान, मॉन्स्टर्स बॉल, बैड सैंटा हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने संगीत करियर भी अपनाया और कई एल्बम जारी किए। इनमें प्राइवेट रेडियो, ब्यूटीफुल डोर और वो बॉक्स मास्टर्स कंट्री रॉक बैंड के सदस्य थे। 2009 में थॉर्नटन ने बॉक्स मास्टर्स के साथ नॉर्थ अमेरिकन टूर किया, जिससे वे CBC रेडियो 1 के क्यू कार्यक्रम जियान घुमेशी के पास पहुंचे। इंटरव्यू उतना मजेदार और उत्साही नहीं था जितनी उम्मीद थी। इसे सबसे दर्दनाक और अजीब इंटरव्यू में गिना जाता है। अजीब व्यवहार इंटरव्यू की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। कैमरा होस्ट और हर मेहमान पर जूम करता गया। थॉर्नटन चिंतित और उदासीन नजर आ रहे थे।
बैंड के सदस्य बार बार उन्हें देखकर इंटरव्यू में अजीब चिंता का माहौल बना रहे थे। ये तब और अजीब हुआ जब गोमेशी ने बैंड के कुछ साल पहले बनने की पुष्टि करनी चाहिए। उनका सवाल थॉर्नटन से था, जिन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बोल रहे हैं। जब गोमेशी ने और जोर दिया, यह समझाते हुए कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंड कब बना था, तो थॉर्नटन सिर्फ इतना ही कह सके कि उन्हें यकीन नहीं है। बैंड के एक अन्य सदस्य ने सवाल का जवाब दिया और होस्ट को बताया कि वे 2 साल पहले एक साथ बजाना शुरू कर चुके थे। गोमेशी ने हैरानी जताई कि क्या उन्होंने उस दौरान 3 रिकॉर्ड बनाए थे। फिर कैमरा थॉर्नटन की ओर जाता है, जो असहज दिखते हैं और होस्ट से नजरें चुरा रहे हैं। फिर एक अन्य बैंड सदस्य ने बताया कि उन्होंने 2 साल में 5 रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर होस्ट ने विली नेल्सन को बातचीत में जोड़ा और बैंड से पूछा क्या वे पहली बार उनके साथ परफॉर्म करेंगे। गोमेशी ने थॉर्नटन से पूछा कि पिछले दौरे में नेल्सन से उन्हें क्या सीख मिली। थॉर्नटन ने बस इतना कहा कि उन्होंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की। मेजबान को लगा अभिनेता मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि वह नेल्सन को नहीं जानते। बाकी बॉक्स मास्टर्स इंटरव्यू में असहज दिखे, मुश्किल से मुस्कुराए और उनके जवाब भी धीमे व आवाज में दूरी थी। गोमेशी ने बैंड सदस्यों से उनकी संगीत प्रेरणा पूछी। थॉर्नटन का शुरुआती बेरुखा व्यवहार यह जल्दी बदल गया जब होस्ट ने उनसे पूछा कि बचपन में उन्हें किस संगीत ने प्रेरित किया था। अभिनेता ने एक काफी लंबा लेकिन असंबंधित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन में बेसबॉल पसंद था और वे फेमस मॉन्स्टर्स ऑफ फिल्मलैंड पत्रिका के सदस्य थे, जिसके प्रकाशक का हाल ही में निधन हुआ। गोमेशी ने बातचीत को फिर से दोहराने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें याद है कि वे बचपन में क्या सुना करते थे। थॉर्नटन ने एक और लंबा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें आप अपना खुद का मॉडल बना सकते थे और वह किंग कॉन्ग हो सकता था या फिर कुछ भी जो आपने खुद बनाया हो, या फिर पत्रिका में दिखाए गए किसी भी मॉन्स्टर का मॉडल हो सकता था। गोमेशी ने पूछा कि उस जवाब में संगीत की क्या भूमिका है और क्या थॉर्नटन संगीत उद्योग को लेकर जुनूनी थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या आप टॉम पेटी से यही सवाल पूछेंगे। मेजबान ने कहा, वह पूछेंगे, लेकिन थॉर्नटन को यकीन नहीं हुआ। इंटरव्यू का माहौल तब बिगड़ा जब अभिनेता ने अपने अभिनय करियर का जिक्र होने पर गुस्सा किया। ऐसा लग रहा था कि क्यूटीवी के निर्माताओं को थॉर्नटन के अभिनय का जिक्र न करने के निर्देश मिले थे, जो इंटरव्यू की शुरुआत में ही स्पष्ट हो गया। गोमेशी ने समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ यह बता रहे थे कि थॉर्नटन कौन है, ताकि श्रोता जान सके कि किसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, लेकिन थॉर्नटन ने यह बात नहीं मानी। विरोधी और ठंडी प्रतिक्रियाएं जारी रहीं, जिससे माहौल में असहज तनाव पैदा हो गया। बाद में थॉर्नटन कनाडा के रॉक शो की तुलना बिना ग्रेवी के मैश्ड पटेटो से करते हैं, जिससे उनकी बोरियत जाहिर होती है। साक्षात्कार गोमेशी के बैंड प्रदर्शन के अनुरोध पर समाप्त होता है। बॉक्स मास्टर्स में थॉर्नटन को छोड़ सब संगीत बजाते हैं। रेडियो पर उपस्थिति पूरी तरह से एक आपदा थी, जिससे थॉर्नटन के बैंड के सदस्य असहज चुप्पी में बैठे रहे, जैसे कि वे बीच में बोलने से डर रहे हों, और दर्शकों के लिए भी एक बेचैनी का माहौल बन गया। अगली प्रस्तुति में बैंड पर ग्रेवी से जुड़े कमेंट्स आए और उस अजीब और असहज इंटरव्यू का आई थिंक यू शुड लीव शो में व्यंग किया गया। नंबर 5। मेल गिब्सन अमेरिकी मूल के अभिनेता है, जिनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में पढ़ाई की। यहां उन्होंने सिमर सिटी में सर्फर बनकर फिल्मी डेब्यू किया। स्नातक होने के बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट थिएटर कंपनी ज्वाइन की और 2 साल बाद उन्होंने भविष्य की पृष्ठभूमि पर बनी एक्शन फिल्म मैड मैक्स में एक विद्रोही पुलिस वाले के रूप में मुख्य भूमिका निभाई, जो बदला लेने की तलाश में था। 1980 के दशक में वह एक्शन एडवेंचर फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय स्टार बने और बाद में निर्देशक निर्माता के रूप में भी सराहे गए। गिब्सन ने मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडॉम और लीथल वेपन सीरीज से खुद को टॉप बॉक्स ऑफिस स्टार बनाया। उन्हें द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली और हैमलेट जैसे गंभीर किरदारों के लिए भी सराहना मिली। गिब्सन ने द मैन विदाउट अ फेस से निर्देशन की शुरुआत की। फिर उन्होंने ब्रेव हार्ट निर्देशित की, जिसमें वे सर विलियम वॉलेस बने, और फिल्म ने बेस्ट पिक्चर व बेस्ट डायरेक्टर समेत 5 एकेडमी अवार्ड्स जीते। लेकिन
मेल गिब्सन को ऐसे पल भी देखने पड़े जब वो हमेशा उतने सम्मानजनक नहीं रहे जितना उनकी पेशेवर छवि अक्सर दिखाती थी। 2010 में अभिनेता ने एज ऑफ डार्कनेस के प्रमोशन के लिए शिकागो के WGN टीवी पर रिपोर्टर डीन रिचर्ड्स से इंटरव्यू किया, जिससे गिब्सन की असली प्रकृति सामने आई। इंटरव्यू की शुरुआत आम इंटरव्यू की तरह ही हुई। दोनों ने एक दूसरे का दोस्ताना अभिवादन किया और अभिनेता स्क्रीन पर दिखाई दिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। उन्होंने आने वाली एज ऑफ डार्कनेस फिल्म के बारे में बात की और थोड़ी देर के लिए मैड मैक्स का भी जिक्र किया। रिचर्ड्स ने फिर गिब्सन से उनके 7 साल के ब्रेक के बारे में पूछा, जिसके दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म में अभिनय नहीं किया था। अभिनेता ने बताया कि बुरी आदतें सुधारने के लिए वे कुछ समय फिल्मी दुनिया से दूर रहे। वह लगातार चल रही दिनचर्या को तोड़ना चाहते थे और अपने जुनून और रचनात्मकता को फिर से जगाने के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। रिचर्ड्स ने फिर अपने मेहमान से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह कुछ साल पहले की तुलना में अब एक अलग इंसान या बेहतर इंसान बन गए हैं। मेजबान ने गिब्सन की जिंदगी की कुछ बातों की ओर इशारा किया जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था और उन्हें उतार चढ़ाव कहा। 2006 में अभिनेता को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर उन्होंने गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के प्रति कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं। शुरुआत में गिब्सन ने सवाल को स्वीकार किया और इस बात को माना कि उनका जीवन वाकई एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि वो अब भी वही इंसान हैं जो हमेशा से थे। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि समय इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह क्या क्या सीखता है। लेकिन जब रिचर्ड ने अभिनेता से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि जनता उन्हें उन सभी खबरों के बाद अलग नजरिए से देखेगी, तो गिब्सन साफ तौर पर परेशान हो गए। रिचर्ड्स ने फिर उनके शराब पीने की समस्या और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के धर्मों पर की गई कथित हिंसक टिप्पणी का जिक्र किया। गिब्सन, जो अब असहज थे, ने बताया कि यह घटना 4 साल पहले हुई थी और वह इससे आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिचर्ड्स इससे आगे नहीं बढ़े। मेजबान ने सवाल को आगे बढ़ाया, यह जानना चाहा कि क्या उनके मेहमान को लगता है कि उनके प्रशंसक अब उन्हें अलग नजरिए से देख सकते हैं। गिब्सन ने कहा कि बातचीत यही खत्म करे। रिचर्ड के आपको फिर से सक्रिय देखकर अच्छा लगा कहने पर साक्षात्कार अचानक खत्म हुआ। गिब्सन उन्हें अंगूठा ऊपर उठाकर अलविदा कहते हैं, लेकिन अभिनेता अभी भी कुछ क्षणों तक स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और उनका माइक अभी भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अंत में गिब्सन रिचर्ड को जोर से साफ साफ गाली बुदबुदाते हैं। फिर सैटेलाइट फीड काट दी गई। बाद में होस्ट ने यह टिप्पणी की, चाहे कोई मशहूर हो या नहीं, किसी इंसान का असली मापदंड यह है कि वह तब कैसे व्यवहार करता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। नंबर 4, जैरेड लेटो को उनकी मां ने कला की सराहना करना सिखाया, जिससे वे यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स और स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग व फिल्म मेकिंग पढ़ने पहुंचे। बाद में वे लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने तुरंत टेलीविजन शोज में भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, जिनमें कैम्प वाइल्डर भी शामिल है। उनकी सफलता तब आई जब उन्हें कल्ट फेवरेट सीरीज माई सो कॉल्ड लाइफ में हार्ट थ्रॉब जॉर्डन कैटालानो की भूमिका के लिए चुना गया। जैरेड लेटो आगे चलकर एक प्रमुख अभिनेता, संगीतकार और डैलस बायर्स क्लब में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एकेडमी अवार्ड विजेता बने। उन्हें फाइट क्लब में एंजल फेस के रूप में उनकी उपस्थिति और गर्ल इंटरप्टेड तथा अमेरिकन साइको में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए सराहा जाता है। उन्होंने किसी भी भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए जो असाधारण मेहनत की, उसकी वजह से उनकी एक खास पहचान बनी, जो रेक्वियम फॉर अ ड्रीम में एक नशेड़ी के रूप में उनके अभिनय में साफ नजर आई। जैरेड लेटो ने इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए असली नशेड़ियों के साथ सड़कों पर रहना शुरू कर दिया और 25 पाउंड वजन भी घटा लिया। उन्होंने 30 सेकंड्स टू मार्स नामक लोकप्रिय ऑल्ट रॉक बैंड की भी सह स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। सेलिब्रिटी किस हद तक जा सकते हैं, इसका चरम 2019 के मेट गाला के दौरान देखने को मिला, जब जैरेड लेटो एक अप्रत्याशित एक्सेसरी के साथ पहुंचे, जिसने जनता और कुछ उपस्थित लोगों को स्वाभाविक रूप से हैरान कर दिया। लेटो ने कैंप थीम वाले गाला के लिए गुची का सिल्क रेड गाई नेक गाउन पहना था। उनके आउटफिट की शोभा बढ़ा रहे थे शोल्डर पैड्स, ज्वेल से जड़ा हुआ बॉडी चेन और एक कटा हुआ सिर, जिसे उन्होंने एक हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई प्यारा पालतू जानवर हो। हाँ, वह एक्सेसरी असली सिर नहीं थी, वह उनके अपने सिर की गुच्ची द्वारा बनाई गई एक नकली प्रतिकृति थी। लेटो के शरीर से अलग उस बैग की जगह वाले सिर पर एक भावहीन चेहरा था, जो कुछ हद तक शरारती और ज्यादातर परेशान करने वाला लग रहा था। इस दृश्य ने फैशन स्टेटमेंट की सोच बदल दी और इवेंट को हॉरर मूवी जैसा बना दिया।
एक्स्ट्रा टीवी 25 ने इवेंट कवर किया और वह फुटेज दिखाई जब अभिनेता ने फोटोग्राफरों को सिर की डुप्लीकेट पकड़ा दिखाया। वह साइडलाइन पर रिपोर्टर्स के पास आए और उस अजीब एक्सेसरी को दिखाया, फिर उसे अपने हाथ पर रख लिया जहां वह ऐसे बैठी थी जैसे कोई पक्षी हो जिसके लंबे बाल नीचे लटक रहे हों। नंबर 3, अमेरिकी गायक, गीतकार, अरेंजर और डांसर जेम्स ब्राउन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोरंजनकर्ताओं में से एक हैं, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें शो बिजनेस में सबसे मेहनती आदमी की उपाधि दिलाई। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ब्राउन ने नस्ली अलगाव वाले दक्षिण में गरीबी में बचपन बिताया, इतनी कि प्राथमिक स्कूल से कपड़ों की कमी के कारण घर भेज दिए गए। वह इस अनुभव को कभी नहीं भूले और इसी कारण वयस्क होने पर उन्हें शानदार कपड़े और सोने के गहने पहनने का शौक हो गया। सेलिब्रिटी की पहली रिकॉर्डिंग प्लीज 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 ने 3 मिलियन कॉपियां बेची, जबकि किंग रिकॉर्ड्स के मालिकों को यह पसंद नहीं आई थी। इसके बाद ब्राउन का असाधारण करियर शुरू हुआ। अप्रैल 1988 में इस महान संगीतकार को साउथ कैरोलिना में गिरफ्तार किया गया, जिससे उनके करियर में विराम आया। कथित तौर पर उन्होंने पत्नी पर सीसा पाइप से हमला किया और उसकी कार पर गोली चलाई। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसके तुरंत बाद वे CNN पर एक इंटरव्यू में नजर आए। CNN की होस्ट सोनिया फ्रीडमैन बताती हैं कि संगीतकार वहां क्यों थे और ब्राउन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने अटलांटा से लॉस एंजलिस न्यूज़रूम से जुड़कर बड़े धूप के चश्मे और उससे भी बड़ी मुस्कान के साथ हिस्सा लिया, जिसे टीवी इतिहास के सबसे अजीब इंटरव्यू में गिना जाता है। होस्ट ने पूछा कि सारी परेशानी कैसे शुरू हुई, जिस पर मेहमान ने अचानक गाना गाना शुरू कर दिया, सवाल को पूरी तरह टालते हुए। जवाब में सिर्फ गाना और एक बनावटी मुस्कान दी। ब्राउन ने कहा कि वह सिर्फ संगीत पर बात करना चाहते हैं। सोनिया ने सहमति दी। वह उनसे पूछती है उनका टूर कब है और वे कहाँ जा रहे हैं। ब्राउन ने बताया कि वे अगले दिन अटलांटा से रियो डी जनेरियो जाएंगे। उनसे पूछा गया कि टूर को लेकर चिंता है या नहीं, क्योंकि कई प्रशंसकों ने उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनी होगी। ब्राउन ने कहा कि उन्हें चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और प्रशंसकों से पूछने पर वे कहेंगे आई फील गुड। ब्राउन और भी ज्यादा अस्थिर हो गए, सोनिया की आवाज पर चिल्लाने लगे और अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ी देर के लिए डांस मूव करने लगे। उन्होंने बार बार इंटरव्यू में बाधा डाली और बेवजह चिल्लाए। पूरे इंटरव्यू के दौरान ब्राउन बार बार यह कहते रहे आई फील गुड, जिसमें उस सेगमेंट का अंत भी शामिल था जब सोनिया शो खत्म करने की कोशिश कर रही थी। वह उनके सवालों पर बस थोड़ी जागरूकता दिखा रहे थे। टिप्पणीकारों ने इस लाइव वायर एक्ट के लिए नशीले पदार्थों को जिम्मेदार बताया। ब्राउन को पहले एक नियंत्रित पदार्थ के कब्जे में होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे कहा जाता है कि वह नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि वह इंटरव्यू नशे में डूबा तमाशा था, जिसमें दर्शकों ने एक आदमी को हकीकत से कटते देखा। कुछ महीनों बाद ब्राउन को सार्वजनिक जगह पर आग्नेयास्त्र लेकर चलने और पुलिस को तेज रफ्तार पीछा करने पर मजबूर करने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया। नंबर 2, प्रसिद्ध बैक टू द फ्यूचर अभिनेता क्रिस्पिन ग्लोवर अपने अनोखे और असहज ऑन स्क्रीन अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी अभिनेता, फिल्मकार, लेखक और कलाकार क्रिस्पिन ग्लोवर का काम पारंपरिक कहानियों को चुनौती देता है और इसमें अक्सर अजीब अंदाज होता है। 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में क्रिस्पिन ग्लोवर को जॉर्ज मैकफ्लाई की भूमिका से बड़ी पहचान मिला। एक लाचार पिता की उनकी भूमिका ने उन्हें सिनेमा इतिहास में खास पहचान दिलाई। उन्हें द थिन मैन के डरावने किरदार के लिए सबसे ज्यादा सराहा गया, जो उन्होंने चार्लीज एंजल्स फिल्मों में निभाया। ग्लोवर ने मुख्य खलनायक के कुशल हत्यारे गुर्गे की भूमिका निभाई। उसके घने काले बाल और महिलाओं के बाल नोचकर उन्हें सूंघने की सनक ने उसे और डरावना बना दिया था। ग्लोवर ने फ्राइडे द 13वां, व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप और द विजार्ड ऑफ कोर में भी अभिनय किया था। 28 जुलाई 1987 को वो सेलिब्रिटी अपनी फिल्म रिवर्स एज के प्रमोशन के लिए डेविड लेटरमैन के लेट नाइट शो में आए थे। ग्लोवर के मंच पर आते ही साफ था कि यह इंटरव्यू आम इंटरव्यू जैसा नहीं होगा। एक्टर ने अजीब विग और प्लेटफॉर्म जूते पहने थे और वे काफी घबराए और असहज दिख रहे थे।
जब लेटरमैन ने पूछा कि वो कैसे है तो ग्लोवर ने हकलाते और लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ, मैं वाकई अच्छा हूँ। लेटरमैन ने उनसे बुनियादी सवाल पूछना जारी रखा, जैसे कि उनकी गर्मियां कैसी बीत रही है, वहां कहाँ रह रहे हैं और पहले कहाँ रहते थे। लेकिन होस्ट को उनसे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो रहा था। जब उन्होंने हॉलीवुड बुलेवार्ड के पास या उस पर रहने के बारे में पूछा तो ग्लोवर और भी बेचैन हो गए, जिससे लेटरमैन ने कहा, हम इस बात को छोड़ देते हैं और किसी और चीज पर चलते हैं। इसके बाद होस्ट उस केस की ओर इशारा करते हैं जो मेहमान अपने साथ लाए थे। ग्लोवर ने घबराते हुए जोर दिया कि वह जनता को कुछ बताना चाहते हैं इससे पहले कि प्रेस बता दे, क्योंकि प्रेस चीजों को तोड़ मरोड़ सकती है। फिर वह LA वीकली की एक मुड़ी हुई अखबार निकालकर एक अंश पढ़ते हैं। जब वो अपने नाइट क्लब प्रोजेक्ट के बारे में लिखा गया लेख पढ़ रहे होते हैं तो ग्लोवर को साफ तौर पर कांपते हुए देखा जा सकता है। वे केस उठाकर बताते हैं कि उनके पास कुछ यूं कहे चीजें हैं, पर बीच में रुकते हैं और कहते हैं कि लोग उन्हें अजीब समझेंगे। इसके बाद वह अपनी आस्तीन ऊपर करते हैं, अपनी मांसपेशियां दिखाते हैं और जोर है कि वह ताकतवर हैं। लेटरमैन कहते हैं कि वे परेशान दिख रहे हैं। ग्लोवर आर्म रेसलिंग के लिए बुलाते हैं, होस्ट मना करते हैं। फिर वह अजीब अभिनेता उठकर कहते हैं कि वह हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह किक मार सकते हैं और दिखाने लगे। उनका प्लेटफॉर्म जूता लेटरमैन के सिर से 1 इंच दूर रह जाता है। इसके जवाब में लेटरमैन अपने सेट से बाहर चले जाते हैं और भीड़ से कहते हैं कि वह कुछ ही मिनटों में वापस आएंगे। जब शो फिर से शुरू होता है तो ग्लोवर जा चुके होते हैं। कुछ हफ्ते बाद ग्लोवर फिर से लेटरमैन के शो में आए और फिर अजीब व्यवहार किया। वह हंसते रहे और अपनी बात सही से नहीं कह पाए। उनके अजीब व्यवहार का कारण कभी नहीं बताया गया। नंबर 1, जिम कैरी सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है, जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और बढ़ा चढ़ाकर किए गए अभिनय के लिए सराहा जाता है। कनाडाई अमेरिकी कॉमेडियन जिम कैरी ने अपने करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी, जब उन्हें कनाडाई टेलीविजन फिल्म इंट्रोड्यूसिंग जेनेट में लिया गया था, जिसे अन्य देशों में रबर फेस के नाम से जाना जाता है। 1984 में जिम कैरी ने फाइंडर्स कीपर्स से फिल्म डेब्यू किया। फिर वंस बिटन आई। जिम कैरी को एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव से तुरंत सफलता मिली। उन्होंने डम एंड डम्बर और द मास्क जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। एक शर्मीले बैंक क्लर्क की उनकी भूमिका, जो मजाकिया हरे चेहरे वाला युवक बनता है, ने उन्हें कई गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकनों में से पहला दिलाया। उन्होंने एस वेंचुरा, व्हेन नेचर कॉल्स में, फिर पेट डिटेक्टिव और बैटमैन फॉरएवर में रिडलर की भूमिका निभाई। जिम कैरी खुद को हॉलीवुड की बनावटी छवि के मुताबिक न ढालने के लिए प्रसिद्ध है। वह हॉलीवुड को सतही और घमंडी मानते हैं। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, इस सब का कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने 2017 न्यूयॉर्क फैशन वीक में कहा था। उन्होंने कहा, मैं सबसे बेकार चीज ढूंढकर उसमें शामिल होना चाहता था और यहां हूं। सेलिब्रिटी दुनिया को लेकर उनके लगातार जताए गए विचारों के उलट कैरी की 2026 में पेरिस में हुए सीजार अवार्ड्स में असामान्य उपस्थिति थी। कॉमेडियन इवेंट में अनोखे लुक में दिखे, जिससे इंटरनेट पर बहस होने लगी कि वो वही है या नहीं। मानद सीजार अवार्ड प्राप्त करने पर, जो फ्रांस का ऑस्कर के बराबर है, कैरी मंच पर स्वीकृति भाषण देने के लिए पहुंचे, जिसे उन्होंने फ्रेंच में दिया। प्रशंसकों ने देखा कि उनकी शक्ल बहुत अलग थी। स्वीकार भाषण के वीडियो में लगता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स जैसी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। लेकिन जिस जिम कैरी को हर कोई जानता और पसंद करता है, वह इन चीजों से दूर रहते थे। हॉलीवुड में युवापन और बनावटीपन के जुनून के खिलाफ बोलते हुए भी उनकी हालिया उपस्थिति ने बहस छेड़ दी। स्वीकृति भाषण के बाद कई रिपोर्टरों ने कैरी का इंटरव्यू लिया, जिससे दर्शकों ने करीब से देखा कि कई लोग उसे नकली मानते थे। इंटरव्यू में उनका व्यवहार और व्यक्तित्व आमतौर पर दिखने वाले सीधे, आत्मविश्वासी और मजाकिया रूप से बिल्कुल अलग और अजीब था। उन्होंने घबराते हुए बताया कि फ्रेंच में भाषण देना जोखिम भरा था और इसे लिखने, रिसर्च में काफी समय लगा। कैरी की आवाज भी काफी अलग लग रही थी। जब उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया तो वह असामान्य रूप से भावुक हो गए और बहुत धीमी आवाज में बोले। इस अजीब व्यवहार और रूप को लेकर कई थ्योरीज ऑनलाइन चल रही है। कुछ प्लास्टिक सर्जनों ने कहा कि ऐसा लगता है उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रक्रिया करवाई है, पर कैरी ने इसकी पुष्टि नहीं की।
कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उनकी जगह किसी बॉडी डबल ने ले ली थी, और एक प्रसिद्ध कलाकार एलेक्सिस स्टोन, जो अपने हाइपर रियलिस्टिक मेकअप इफेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ने यहां तक दावा किया कि वे अवार्ड्स में उस अभिनेता की नकल कर रहे थे, लेकिन बाद में इस दावे को झूठा साबित कर दिया गया। जिम कैरी की सीजर अवार्ड्स में उपस्थिति बिना किसी स्पष्टीकरण के रह गई है, और ये इतिहास के सबसे अजीब इंटरव्यू में से एक बन गई है, जिससे प्रशंसक परेशान हो गए हैं और हॉलीवुड में क्या हो रहा है इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में।